dividend decisions. Okay, in this chapter we are simply going to study few formulas, okay, which are given by valuation experts like Gordon, Walter and Lintner, Graham and Dodd, etc. for valuing shares, for understanding dividends, etc. सो अभी इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज है. एक फॉर्मूला है गॉर्डन का, बड़ा छोटा चैप्टर, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर. एक गॉर्डन्स फॉर्मूला है. सो गॉर्डन क्या बोलता है, वो बोलता है वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी. ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी. लेट से D1 ₹5 है, लेट से KE 16% है, लेट से ग्रोथ रेट 6% है. This is, can I say 5 upon 10%? This will come to ₹50. What is the meaning of ₹50? इसका मतलब ये है कि अगर ये शेयर है जो 1 साल के बाद ₹5 का डिविडेंड देगा और वो डिविडेंड वहाँ से एटर्नली 6% के ग्रोथ रेट पे ग्रो करेगा, तो ऐसे डिविडेंड के लिए हम आज मैक्सिमम ₹50 भरने को तैयार है अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% है. सो इफ आवर रिक्वायर्ड रिटर्न इज 16%, देन वी आर रेडी टू मैक्सिमम पे. हम कितना भरने को तैयार है, ₹50 फॉर अ शेयर जो 1 साल के बाद ₹5 देगा और वहाँ से 6% के रेट पे ग्रो करेगा. वैसे ही एक फॉर्मूला दिया है वॉल्टर ने, वॉल्टर्स फॉर्मूला. वॉल्टर क्या बोला, वॉल्टर बोलता है दैट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D इंटू R बाई KE द होल अपॉन KE. ठीक है, D प्लस E माइनस D इंटू R बाई KE द होल अपॉन KE, जहाँ पे D एंड E आर डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर. R जो है ये आपका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी है, एंड KE जो है, KE इज ऑफ कोर्स योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. सो एग्जाम्पल के लिए लेट से डिविडेंड ₹4 है, अर्निंग्स ₹10 है, R 15% है, KE 10% है. सो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे ना, सो 10 माइनस 4 इज 6 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 0.1, ये आता है 130. सो ऐसे शेयर के लिए वी आर रेडी टू पे, वी आर मैक्स रेडी टू पे 130 अकॉर्डिंग टू वॉल्टर. ऑफकोर्स दोनों का मैंने एग्जाम्पल के नंबर्स अलग लिए, ये दोनों बस मेन मॉडल है आपके इस चैप्टर में. एंड ऑफकोर्स एक तीसरा है MM थियरी. सो अभी हम लोग MM थियरी की तरफ जाते हैं. ठीक है, सो गॉर्डन्स फॉर्मूला हो गया, वॉल्टर्स फॉर्मूला हो गया, तीसरा है MM. अभी MM का जो थियरी है, MM का बोलना ये है कि उसने देखो 3 फॉर्मूला दिए हुए हैं, वो 3 फॉर्मूला का लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि वो बोलता है कि डिविडेंड्स का ना शेयर होल्डर्स को फ़र्क पड़ता है, ना कंपनी को फ़र्क पड़ता है. डिविडेंड्स देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है. अभी किसी को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, उसके लिए वो प्रूव करने के लिए उसने फॉर्मूलाज दिए हुए हैं. सो आई विल लाइक टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूलाज टू यू, ओके, थ्रू अ क्वेश्चन. ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको ये सब फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. लेट मी टेक, ओके, क्वेश्चन नंबर, चलो 6, रेडी. क्वेश्चन 6 के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते, ध्यान से पढ़ते इसको. चलो पहले तो ना मैं आपको फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ, और आई माइट जस्ट राइट इट डाउन हियर. तो फर्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला 1 ऑफ MM थियरी इज, रेडी, वो कहता है P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE. फॉर्मूला 2, वैल्यू ऑफ कंपनी at end of year 1 is N plus M into P1, where N is equal to existing number of equity shares, M is equal to new number of equity shares. ठीक है, D1 तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, डिविडेंड पर शेयर. P1 is the market price per share at end of year 1, ये भी है ना, at end of year 1. and P0 can I say will be market price per share today. ये आपको समझा रहेगा ना, P0 प्राइस टुडे, D1 1 साल के बाद, P1 1 साल के बाद, और यहाँ पे सेकेंड वाले फॉर्मूला में N प्लस M द होल इंटू P1. एंड थर्ड उसका जो फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ कंपनी टुडे. हाँ, वैल्यू ऑफ कंपनी टुडे, जिसको वो NP0 कहते हैं,
एंड उसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, इट इज n प्लस एम इंटू P1 माइनस आई प्लस ई द होल अपॉन 1 प्लस के। ठीक है, चलो ये सब के सब अपन अंडरस्टैंड करते थ्रू अ क्वेश्चन। ओके, सो किधर गया, हाँ, क्या बोलते हैं, देखो, X Limited has 8 lakh shares outstanding at the beginning of the year. The current market price of the share is 120. Students, ये जो 120 है ना, ये आपका P0 हो गया ना, आज का प्राइस। The board of directors of the company is contemplating 6.4 per share as dividends. ये आपका D1 हो गया। The rate of capitalization, basically KE आपको दिया है 9.6%. Based on MM approach, calculate the price of the company if the dividends are declared or dividends are not declared. वो आपको P1 पूछ रहे, वो बोल रहे कि P1 कितना होगा अगर डिविडेंड डिक्लेयर है या डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है। तो उसके लिए ना अपने को फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करने का है। कैसे यूज करने का, आई विल एक्सप्लेन टू यू। सो ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ P1, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ P1। अभी फॉर्मूला क्या है वो P1 के लिए, मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया है, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K। अब इसमें दो केस है, इफ डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड। चलो पहले करते हैं इफ डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड। P0 तो उतना ही है 120, डिक्लेयर करो कि नहीं करो तो 120 इज इक्वल टू, नाउ इफ डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड कैन आई से 6.4 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर होएगा। सो 6.4 प्लस P1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, अपॉन 1 प्लस के, आपका के 9.6% है तो दिस इज 1.096। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको P1 आएगा 120 into 1.096 minus 6.4, you will get P1 as 125.12. If dividend is not declared, it will be 120 is equal to 0 plus P1 upon 1.096. ठीक है ना, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर हो रहा है वहां पे, कोई नहीं। सो कैन आई से therefore your P1 here will be 120 into 1.096, that's it, that is 131.52। ठीक है, योर P1 विल बी 131.52। एक बार ये हो गया, अब वो पूछते हैं पॉइंट नंबर 2, हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड बाय द कंपनी इफ द कंपनी डिजायर्स टू फंड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3.2 करोड़ एट द एंड ऑफ द ईयर, अज्यूमिंग नेट इनकम फॉर द ईयर विल बी 1.6 करोड़। अब ये क्या बोला है ना, समझते हैं इसको आराम से। इधर देखो, पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, जिसको हम लोग एम कहते हैं ना, न्यू शेयर्स टू बी इशूड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पर्टिकुलर्स, वो लोग ने क्या बोला है, इफ डिविडेंड्स आर दिया है कि नहीं दिया है। तो वो लोग ने क्या, हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड बाय द कंपनी इफ द कंपनी डिजायर्स टू फंड एन इन्वेस्टमेंट बजट अज्यूमिंग नेट इनकम इज 1.6। तो कुछ बोला नहीं तो हम लोग दोनों केस में करेंगे इसको। सो मैं यहाँ लिखता हूँ पर्टिकुलर्स, इफ डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड। रेडी, सबसे पहले मैं लिखता हूं नेट इनकम, जिसको है ना इस चैप्टर में हम लोग या इस पर्टिकुलर मॉडल में हम लोग ई बोलेंगे, अर्निंग्स। कहने से नेट इनकम इसका 1.6 करोड़ है, तो मैं यहां लिखता हूं 1 करोड़ 60 लैक्स, 1 करोड़ 60 लैक्स। अब क्या ये नेट इनकम पूरा का पूरा रिटेन हुआ है? नहीं, अगर डिविडेंड दिया है तो पूरा रिटर्न नहीं हुआ है, अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो पूरा रिटर्न हुआ है। तो मैं इसमें से ना करता हूं माइनस डिविडेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, कितना डिविडेंड्स दे रहे हैं हम लोग? कैन आई से हम लोग है ना हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स को 6.4 रुपीज का डिविडेंड दे रहे हैं। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 8 लाख। 8 लाख शेयर्स को 6.4 पर शेयर डिविडेंड दे रहे हैं। तो कहना इसे उसको है ना हम लोग डिविडेंड्स को लिखेंगे ND1। ND1 मतलब N मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू डिविडेंड पर शेयर, ND1। सो यहाँ पे मुझे बताना कितने शेयर्स है आपके पास? 8 लाख शेयर्स है और डिविडेंड्स कितना है? 6.4। सो 8 लाख इंटू 6.4 अगर अपन करते हैं, 8 लाख इंटू 6.4 अगर अपन करते हैं, अपने को मिलता है 51,20,000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 51,20,000 का डिविडेंड यहाँ जा रहा है। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो डिविडेंड्स नहीं जा रहा है, बरोबर है। सो नाउ दैट विल गिव यू रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, ये आपको देगा रिटेन्ड अर्निंग्स। कहना है रिटेन्ड अर्निंग्स इज नथिंग बट अर्निंग्स माइनस ND1, बरोबर। अर्निंग्स में से जो डिविडेंड्स बांट दिया, बचा हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया। सो स्टूडेंट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना होगा यहाँ पे? 1 करोड़ 60 लाख माइनस 51,20,000, ये हो जाता है 1 करोड़ 8,80,000 का रिटेन्ड अर्निंग्स।
और यहाँ पे कहने से पूरा का पूरा 1 करोड़ 60 लाख रिटेन हो गया। अब हम लोग क्यों रिटेन कर रहे हैं? क्योंकि हमको कुछ तो इन्वेस्टमेंट बजट है ना हमारा, हमको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने के हैं जिसको हम आय कहेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको? 3.2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 20 लाख का मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन हमने जो रिटर्न किया है कहना से वो इनफ नहीं है, विच मीन्स हमको कुछ ना कुछ तो नया शेयर्स इशू करना पड़ेगा। करेक्ट, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग कि मैं कितना शेयर इशू करूं। सो डू यू देयरफॉर रियलाइज दैट फ्रेश इक्विटी टू बी इशूड, ठीक है, मैं नया फ्रेश इक्विटी कितना इशू करूंगा? कहना इसे जैसे फर्स्ट केस हो गया 3 करोड़ 20 लाख का मेरे को पैसा चाहिए, उसमें से 1 करोड़ 8 लाख 80,000 तो मेरे को रिटर्न अर्निंग से मिल रहा है। मतलब मेरा शॉर्टफॉल कितना है यहाँ पे? मेरा शॉर्टफॉल है 2 करोड़ 11 लाख 20,000। और दूसरे वाले केस में मेरे को 3 करोड़ 20 लाख का बजट है, उसमें से कहने से 1 करोड़ 60 लाख तो मेरे को रिटर्न अर्निंग से मिल रहा है। सो बेसिकली 1 करोड़ 60 lakhs इज द न्यू इक्विटी दैट आई नीड टू इशू। अब सवाल उठता है कि इतने का इक्विटी इशू करने का है, कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? उसके लिए कहने से मेरे को प्राइस पर शेयर देखना पड़ेगा। सो कहने से आई विल डिवाइड दिस बाय प्राइस पर शेयर P1। ये सब 1 साल के बाद का है। सो प्राइस पर शेयर P1 से अगर हम लोग करते हैं, सो अच्छा, पहली बात आप ये समझो कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये सब 1 साल के बाद का है? बिकॉज ये देखो ना, द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग 6.4, आज देने का नहीं है, 1 साल के बाद का बात चल रहा है यहाँ पे। एवरीबडी क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग अभी P1 चाहिए ना। P1 किधर से मिलेगा? है ना हमारे पास, इफ डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड P1 इज 125.12, तो मैं यहाँ लिखता हूँ P1 इज 125.12। एंड अगर डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड नहीं है तो देन हमारा P1 है 131.52, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 131.52, ठीक है, 131.52। तो चलो देखते हैं न्यू शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं। 2 करोड़ 11 लाख 20,000 का रिक्वायरमेंट है, एक एक शेयर का भाव 125.12 है। तो बेसिकली अपने को 168797.95 शेयर्स, मतलब 1,68,797.95 शेयर इशू करने पड़ेंगे इस केस में। और यहाँ पे 1 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 131.52 विच इज इक्वल टू 1,21,654.5 शेयर इशू करने पड़ेंगे। उधर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वही तो पूछ रहे वो लोग, हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड। लेकिन ना मैं इसको थोड़ा सा आगे खींचना चाहता हूँ। आप एक बताओ, ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने आपके कंपनी के अंदर? 8 लाख है, बरोबर। तो मैं लिखता हूँ एग्जिस्टिंग शेयर्स आर 8 lakhs, ठीक है। सो हमारे टोटल शेयर्स कितने हो गए? कहना इसे नया शेयर इशू करने के बाद टोटल शेयर्स होंगे 968,797.95 और ये हो जाएगा 921,654.5, दोनों को ऐड कर दिया, बरोबर। अब एक एक शेयर का अगर P1 का वैल्यू है, टोटल इतने शेयर्स है, तो कहना से टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी एट एंड ऑफ ईयर 1, है ना, टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी एट एंड ऑफ ईयर 1 कितना रहेगा? इट विल बी M या N प्लस M द होल इनटू P1। आपको समझा? ऑल नंबर ऑफ शेयर जितने भी आपके पास है, दो शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर विल गिव यू वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो चलो कैलकुलेटर लेते हैं। दिस इज 968,797.95 multiplied by 125.12 and this comes to 121,216,000 which means ये आ जाता है 12 करोड़ 12 लाख 16,000 का वैल्यूएशन, ठीक है, 12 करोड़ 12 लाख 16,000। एंड उधर देखते हैं, दिस इज 921,654.5 मल्टीप्लाइड बाय 131.52 एंड स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करेंगे तो भी वही आता है 12 करोड़ 12 लाख 16,000। इससे क्या समझ में आया आपको? ये तो MM बोल रहा ना, आप डिविडेंड्स दो या मत दो, वैल्यू ऑफ द कंपनी सेम रहेगा। दैट इज व्हाट दिस एंटायर कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ना अभी पूरा कैलकुलेशन करके, इसमें आई होप यू रियलाइज्ड
मैंने आपको फॉर्मूला 1 दिखा दिया कैसे यूज करने का, फॉर्मूला 2 भी दिखा दिया कैसे यूज करने का, n प्लस एम द होल इंटू P1। फॉर्मूला नंबर 3 जो है ना वो थोड़ा सा टाइम पास फॉर्मूला, आई विल टेल यू हाउ इट इज। इधर देखो, अभी मेरे को अगर वैल्यू ऑफ कंपनी टुडे निकालने का है, टुडे आज का वैल्यू निकालने का है, तो अकॉर्डिंग टू एमएम फॉर्मूला क्या दिया है उसने, एमएम का फॉर्मूला है n प्लस एम इंटू P1 माइनस आई प्लस ई द होल अपॉन 1 प्लस के। सो स्टूडेंट्स दोनों केस में करते, इफ डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड। स्टूडेंट्स इफ डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड देन n प्लस एम द होल इंटू P1, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना हम लोग, 12 करोड़ 12,16,000। इन्वेस्टमेंट बजट आपका कितना था, आय कितना है, आय इन्वेस्टमेंट बजट आपका है 3 करोड़ 20 लाख और आपका ई जो है वो है 1 करोड़ 60 लाख। तो मैं यहाँ करता हूँ माइनस 3 करोड़ 20 लाख है ना, प्लस 1 करोड़ 60 लैक्स द होल अपॉन 1 प्लस के कितना है 9.6%, तो ये हो गया 1.096। इसको सॉल्व करेंगे ना, 12 करोड़ 12 लाख 16,000 माइनस 3 करोड़ 20 लाख प्लस 1 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 1.096, आपको मिलेगा 9 करोड़ 60 लाख का कैलकुलेशन। एंड आई एम प्रिटी श्योर यू आर स्मार्ट इनफ, ये वाला इफ डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर करोगे तो भी कैलकुलेशन वही तो होगा, बिकॉज डू यू रियलाइज इफ डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड देन आई तो उतना ही है, ई तो उतना ही है, 1/k ही उतना ही है, एंड अभी तो देखा n प्लस एम इंटू P1 वो भी उतना ही है, तो कहने थे घूम फिर के वो फॉर्मूला उतना ही 9 करोड़ 60 lakhs देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट फॉर्मूला, इट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ द कंपनी टुडे। एंड वैल्यू ऑफ कंपनी टुडे के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला एमएम देने का जरूरत नहीं था। वैल्यू ऑफ कंपनी टुडे अगर निकालना ही था, आई कुड हैव डन स्ट्रेट अवे 8 lakhs इंटू 120 ना देख लो आज कितने शेयर्स है, वैल्यू ऑफ कंपनी टुडे यू अंडरस्टैंड विल बी n इंटू P0 ना, NP0। तभी तो एमएम ने यहाँ पे एक्चुअली हिंट दे दिया था। अगर आप देखोगे इस फॉर्मूला में ना, ये इतना बड़ा फॉर्मूला है बट यहाँ पे शॉर्ट में दिया है ना NP0, एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू टुडेज प्राइस, आज का वैल्यू स्ट्रेट अवे मिल जाता है। 8 लाख इंटू 120 करोगे सेम आपको 9 करोड़ 20 लाख और 60 लाख का वैल्यूएशन आ जाएगा, ठीक है। सो विद दैट स्टूडेंट्स वी कंप्लीट द डिस्कशन टू एमएम थियरी ऑल्सो। Now we go to the second concept for which I struggled so much to explain to you, Gordon. Ready everyone? चालू करूँ, ये बहुत क्रिटिकल है। अभी है ना, ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं गॉर्डन्स मॉडल बट मल्टी स्टेप ग्रोथ मॉडल, ठीक है, मल्टी स्टेप ग्रोथ मॉडल। सो लेट अस नाउ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टी स्टेप ग्रोथ मॉडल। रेडी, चलो। So to understand this I will take help of an example। मैं वो एग्जाम्पल करूँगा अभी, और वो एग्जाम्पल करने के बाद है ना मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लूँगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको ICAI का ये वाला क्वेश्चन टेस्ट करना है आज मेरे सामने। समझ में आ रहा है? दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस ना देन द होल एफर्ट इज वेस्ट। समझ में आया? जो स्टार्ट से जो आज कर रहे हैं ना हम लोग पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए प्लीज मान रखना, और ये पॉइंट और ये जो मैं भी बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। रेडी? सो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। लेट्स से D0 is 10, okay, D0 is 10, G is equal to 15% for first 2 years, 9% for next 3 years, and let's say 12% constant thereafter। Okay, what is the meaning of this story? इसका मतलब ऐसा है कि गॉर्डन का जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है ना वो टूट रहा है अभी। कांस्टेंट नहीं, वो बोलता है पहला 2 साल के लिए तो 15% होएगा, उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए इट विल बी 9%, हाँ उसके बाद इट विल बिकम कांस्टेंट। यू नो व्हाई इट बिकम्स कांस्टेंट देयर आफ्टर? बिकॉज जनरली इट इज लाइक दिस, मैं इसके आगे देख नहीं सकता।
आई कैन नॉट एस्टिमेट बियॉन्ड, अरे कल क्या होने वाला है मालूम नहीं वाला सिचुएशन रहता है। तो क्या है ना, गॉर्डन को कुछ लोगों ने गाली दिया कि क्या है कांस्टेंट ग्रोथ, थोड़ी ग्रोथ कांस्टेंट रहता है। तो गॉर्डन बोला ठीक है नहीं रहता है ना, बोल कितना रहता है। तो बोला फर्स्ट ईयर में ना इतना होगा। गॉर्डन बोला नेक्स्ट ईयर इतना होगा, नेक्स्ट ईयर इतना, ऐसा करके कब तक जाओगे ना। तो जिस टाइम पे यू लूज साइट वहां से यू अज्यूम कांस्टेंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एवरीवन रेडी? दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द मॉडल। सम्स तो चलो ठीक है अपन कर लेंगे, समझा ना। चलो सो नाउ इसमें ना होल्ड ऑन, मेरे को एक और लगेगा पेज एक्सप्लेन करने को। सो ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 infinity. Ready everyone? Infinity or eternity. Now what are they saying? They are asking you to calculate value of equity if KE is, let's say KE is equal to maybe 14%. Ready everyone? KE is equal to 14%. Okay, तो what have I taught you till now? That okay, यहाँ पे आपको फ्यूचर में D1 आएगा, यहाँ पे आपको D2 आएगा, D3 आएगा, D4 आएगा, D5 आएगा, D6 आएगा, D7 आएगा, करते करते D इंफिनिटी आएगा। आपको ये पूरे के पूरे को यहाँ खींचने का है। कुछ समझ में आ रहा है? योर गोल इज टू पुल इट बैक टू ईयर जीरो। एवरीवन रेडी? योर गोल इज टू पुल इट बैक टू ईयर जीरो। द प्रॉब्लम इज you can't now pull it like that, like the way you did in the previous question, because the growth rate is not constant. आप करोगे क्या? D1 upon KE minus G में G क्या लोगे? 3 G दिख रहे हैं यहाँ पे, 3G। हाँ everyone clear? क्या कर रहा हूँ? हाँ ready everyone? There are 3 G's available there. So then do you understand? You can't use Gordon's formula. So if you can't use Gordon's formula, then you have to go back to capital budgeting model to find the present value. So what do you mean by capital budgeting model? हम लोग बोलेंगे value of equity is equal to PV of all future cash inflows. Your cash inflow DF at the rate 14% present value. Are you all there? ये वाला टेबल बनाना पड़ेगा सर, एक एक करके डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, देखते चलो। ईयर 1 स्टूडेंट्स, ईयर 1 में कितना होगा D1? कैन आई से इट विल बी 10 plus 15%. Do you agree with me? 10 plus 15%. So yeah, I'll write here 11.5. 1 divided by 1.14. This is 0.877. 11.5 into 0.877. I get 10.09. Everyone ready? 10.09. इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। Ready everyone? We'll talk about this one row first. What is 11.5? Students, do you realize that D1 is 11.5 और मैं शेयर को बोल रहा हूँ शेयर एक साल के बाद जो आप मुझे 11.5 दोगे ना, उसके लिए मैं आज 10.09 भरने को तैयार हूँ। Everybody clear? I am ready to pay 10.09 today for the share. Not for the share, for that one dividend after 1 year. Great. Next, I go to year 2. I type 11.5 on Kelsey. Can I say for second year also the growth rate will be 15% only? So we add 15% to it, and that comes to 13.23. Everyone ready? 13.23. Now take my Kelsey. 1 divided by 1.14 equal to I get 0.769. 13.23 into 0.769 I get 10.17. What is the meaning of this? 2 साल के बाद मेरे को 13.23 जो मिलेगा ना, मैं उसके लिए आज 10.17 मैक्स भरने को तैयार हूँ। सिंपल। एवरीवन क्लियर टिल हियर? 10.17 भरने को तैयार हूँ। हे
अब आता है ईयर 3, ग्रोथ रेट चेंज हो जाता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ग्रोथ रेट इज नाउ 9% फॉर द नेक्स्ट 3 years. 3, 4 एंड 5 पे 9% रहेगा. सो 13.23 प्लस 9%. दिस इज 14.42. 1 divided by 1.14 equal to 0.675. 14.42 into 0.675, 9.73. अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया, मैंने जब यहां से यहां जंप मारा ना 9% वाला, आई डिड नॉट टेक 13.225 दैट वी गॉट अर्लियर. I literally typed 13.23 and added 9. कुछ समझ रहे? मतलब यहाँ पे जो आप नंबर लिखते हो ना, वो नंबर पे फिर नेक्स्ट ग्रोथ रेट मारना. सबने सुना मैंने क्या बोला? नहीं तो राउंडिंग ऑफ होते होते ना इतना चेंज होता जाएगा ना. यू अंडरस्टैंडिंग ना? सो प्लीज क्लियर द कैलसी, टाइप अगेन, ऐड परसेंटेज. एवरीवन क्लियर? चलो, सो ओके 14.42. आई विल टेल द शेयर 3 साल के बाद आप जो मुझे 14.42 दोगे ना, उसके लिए मैं आज है ना 9.73 भरने को तैयार हूं. ओके, आई टाइप 14.42 ऑन माई कैलसी. आई अगेन एड 9%. दिस इज 15.72. करेक्ट? 15.72. एवरीवन एग्रीइंग? 15.72. सो व्हाट इज 15.72 का मीनिंग क्या है? 15.72 4 साल के बाद का डिविडेंड है ना, तो 1 डिवाइड बाय 1.14, 1, 2, 3, 4, and this comes to 0.5921. Everyone ready? 0.5921. So 15.72 into point, I'm sorry, मैं क्यों, एक मिनट, चलो. तो 15.72 into 0.592, 9.31. मैं शेयर को बोल रहा हूँ 4 साल के बाद आप जो 15.72 दोगे ना, उसके लिए मैं आज 9.31 भरने को, थोड़ा पेशेंस रखूंगा बच्चा लोग, आ रहा हूं, रुको. 9.31 भरने को तैयार हो. ठीक है? नेक्स्ट 5th year, आई टाइप 15.72, आई ऐड 9%. 17.13. 17.13. Ready? So this is what 1 divided by 1.14. 1, 2, 3, 4, 5. This is 0.519. 17.13 into 0.519, and that comes to 8.89. I will tell the share that after 5 years, no, you will be giving me how much? 17.13. For that today I am ready to pay how much? 8.89. Are you all ready? Okay, बोलो 6th year में क्या होता है? 6th year में growth rate now changes. हाँ, hello, next change. How much percent? 12. Are you listening? Just so I take 17.13 and I add 12% to it. It comes to how much? 19.19. Okay, 19.19. Done. फिर मैं लिखता हूं 1 डिवाइड बाय 1.14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this comes to 0.456. अब मैं जैसे ये लिख रहा हूं ना, आप भी करे जा रहे हो, सडनली द अर्थ growls. The ocean roars. The skies thunder. And a voice from the heaven comes. मूर्ख बच्चों. किसका आवाज है मालूम? गॉर्डन का. वो बोल रहा है मूर्ख बच्चों और मूर्ख टीचर, कितना गधा मजदूरी कर रहे हो. मतलब कितना गधा मजदूरी कि आपका गॉर्डन, आपका ही फॉर्मूला है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट देके चले गए आप. अभी हमारा ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं तो क्या करूं, मेरे को करना ही पड़ेगा गधा मजदूरी. गॉर्डन बोला नहीं 5 साल तक किया, मैं डिस्टर्ब किया गया तुमको, लेकिन एक बार 6th year ऑनवर्ड्स जब ग्रोथ कांस्टेंट हो गया, देन व्हाई आर यू कंटिन्यूइंग गधा मजदूरी. आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जा रहा है भेजे में. जब आपको, जब you said you can't use my formula because the growth rate was not constant. Now that it became constant,
stop and use my formula. कुछ समझा? So students, we will not do this sin. Are you able to understand? ये नहीं करेंगे. और इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं. Everyone please. I will now pick up this entire lot from D6 to D eternity and I will capture it in Gordon's formula. Are you able to understand? उसका Gordon's formula निकालते हैं अपन. So बच्चा लोग Gordon क्या बोलता है ना, सुनो. आपको है ना फॉर्मूला कुछ इस तरह लगाना पड़ेगा. वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, अभी D1 अपॉन के माइनस डी जो आपका फॉर्मूला था ना, वो D1 से शुरू होता है, लेकिन कहना इसे अब तो तुमको D6 से शुरू करना है. जा रहा है भेजे में, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम D6 ऑनवर्ड्स. एवरीवन लुक एट द स्क्रीन प्लीज. डू यू रियलाइज दिस फॉर्मूला इज कैप्चरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज स्टार्टिंग फ्रॉम D6. सबके भेजे में जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम D6. सो स्टूडेंट्स ये है ना, यहाँ पे बोलो मैं D6 करूं कैसे. D6 डू यू रियलाइज विल बी D5 प्लस द कांस्टेंट ग्रोथ रेट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? D5 प्लस द कांस्टेंट ग्रोथ रेट, द होल अपॉन 14% माइनस 12%. ये बच्चा लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आगे जाऊं? ओके. कितना आता है? 960. ओके, दिस इज कमिंग टू 960. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट यू टू पे अटेंशन. व्हाट इज 960? इधर देखना. क्या आपको ये समझ है कि ये जो D6 टू D एटर्निटी गया है ना, इसका जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, दैट प्रेजेंट वैल्यू डू यू रिमेंबर विल लैंड 1 ईयर बिफोर. कम ऑन एवरीवन. जैसे D1 टू D एटर्निटी, किधर गया वो, D1 टू D एटर्निटी, ये दिख रहा है. D1 टू D एटर्निटी कैसा ईयर 0 का PV निकल के देता है, वैसे ही 6 टू एटर्निटी ईयर 5 का PV निकल के देखा जा रहा है भेजे में. बिकॉज 6 इज द ईयर 6 इज द फर्स्ट फ्यूचर वैल्यू, which means today must be 5. No, are you able to understand this? Today must be 5. Okay, so that is why now what we do is we generally write it as V5. कुछ समझ में आ रहा है? We write it as V5. We can also write it as P5. Doesn't matter. It's okay. Because आज बैठ के मैं 5 साल के आगे का प्राइस निकाल रहा हूँ, तो 5 साल के आगे का प्राइस तो मुझे एक्चुअल मालूम भी नहीं है. तो इन फ्यूचर में फ्यूचर का प्राइस वैल्यू सब सेम ही रहता है. बिकॉज टुडे वी डोंट नो द प्राइस ना. सी, इट इज ओनली टुडे दैट बिकॉज आई नो द प्राइस आई कैन कंपेयर इट विथ वैल्यू. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, देन कैन आई से व्हाट इज प्राइस, व्हाट इज वैल्यू. आई डोंट हैव द प्राइस ओनली. एवरीवन रेडी? सो इसको V5 लिखो या P5 लिखो, कुछ भी चलेगा. 960 जा रहा है बीजे में. एक बात बताओ, ये 960 किधर का है नंबर? इधर का है. आप लोगों को समझ में आ रहा है? दिस इज ईयर 5 एंड देयरफॉर डू यू रियलाइज, गॉर्डन बोलता है एक और 5 लिखो यहाँ पे और यहाँ पे लिखना 960. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? उसको भी तो खींचना पड़ेगा ना पीछे. हेलो, यू विल नीड टू नाउ, आई होप जूम पीपल आर पेइंग अटेंशन, ये दोनों को खींचना है पीछे. आर यू ऑल देयर? उसमें वो 17.13 तो खींच चुका है, 8.89 हो गया है. 960 को भी खींचना है. 960 को भी वही रेट पे खींचेंगे ना अपन, 0.519. $498.24 एंड ये जो अभी टोटल आएगा, डू यू रियलाइज विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी. सब लोगों को समझ में आ रहा है? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी. ऑल क्लियर? समझा? अभी है ना, मैं एक बहुत बकवास एग्जांपल देता हूं, वो जरा समझो. वो एग्जाम्पल समझेगा ना तो आपको समझ में आएगा. आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ वेस्टर्न रेलवे. हाँ, कोई सेंट्रल लाइन का है क्या इधर? है ना, तो थोड़ा सह लेना थोड़ा, ठीक है. सो आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है. सो ये देखो,
मैं ना बोरीवली पे खड़ा हूँ. रेडी एवरीवन? स्टैंडिंग एट बोरीवली. यहाँ से एक स्टेशन के बाद है ना कांदिवली आता है. रेडी? यहाँ से वहाँ से एक स्टेशन के बाद मलाड आता है. वहाँ से एक स्टेशन के बाद गोरेगांव आता है. वहाँ से एक स्टेशन के बाद राम मंदिर आता है. वहाँ से 1 2 3 4 जोगेश्वरी. ठीक है? फिर आता है अंधेरी और फिर एटर्निटी को हम लोग चर्च गेट लेंगे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एवरीवन लिसनिंग? एवरीवन प्लीज ध्यान सुनो. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. स्टूडेंट्स, आपको एक टास्क दिया गया है. हर स्टेशन पे ना कुछ मैंने सामान रखा है. आर यू रेडी? एवरी स्टेशन देयर इज सम सामान. क्या बॉम्ब बोल रहे हैं? सुनो ना यार ध्यान से, पागल लोग ये लोग. हेलो, रेडी? एवरी स्टेशन पे देयर इज अ सामान. एवरीवन रेडी? ओके, सुनो ना प्लीज. आपका टास्क है सारा का सारा सामान बोरीवली लेके आने का है. समझ में आ रहा है? यू हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग टू बोरीवली. सो जो मैंने आज लेक्चर शुरू किया ना, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाया गॉर्डन का, उसमें ना व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट, जाने दो. ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो दिखाया ना, उसमें पता क्या करने का था? बोरीवली पे खड़ा रहने का स्टाइल में. ऐसा आपको एक नेट देगा, नेट, उसको ऐसा 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 करके सीधा चर्च गेट तक फेंको उसको, और वन शॉट पीछे खींचो. सबके भेजा में जा रहा है. वन शॉट पीछे खींचो. सब कांदिवली से लेके चर्च गेट तक का सारा सामान एक साथ बोरीवली आ जाएगा. गॉर्डन ने ये नेट दिया था हमको. सब लोग सुन रहे? नाउ सेकेंड केस में पता है क्या हुआ? सेकेंड केस में ना मेरे को गॉर्डन ने नेट नहीं दिया. बोला यार गॉर्डन क्या है यार, अभी मेरे को झक मार के हर स्टेशन पे जाके सामान वापस खींचना पड़ेगा. सो आई वेंट टू कांदिवली फर्स्ट. आई टुक द सामान. आर यू लिसनिंग? आई टुक द सामान. आई ब्रॉट इट बैक होम. वेयर इज दिस हैपनिंग? This case, please listen carefully. Are you there? This case. I went to Malad. I took the saman, brought back. I came back 2 stations. Are you there? I came back 2 stations. 2 साल का डिस्काउंटिंग किया. I went to Goregaon. I took the saman and I brought it back 3 years. 3 stations. I went to Ram Mandir, which is station number 4. I took the saman. I brought it back 4 years. Are you able to understand? And then when I reached Jogeshwari, मैंने जैसे ही ये सामान उठाया और मैं उसको पीछे खींचने वाला था, लेके आने वाला था, सडनली जोगेश्वरी स्टेशन पे नेट गिरा हाथ में. समझ में आ रहा है अभी? और वो नेट ले वाला, अरे वाह, अभी मेरे को अंधेरे नहीं जाने का. यूर अंडरस्टैंडिंग? आई टुक दैट नेट स्टैंडिंग, लिसन केयरफुली, आई टुक दैट नेट स्टैंडिंग एट जोगेश्वरी. ऐसा ऐसा करके जब घुमाया ना, तब अंधेरी, दैट इज 1 स्टेशन आगे से एटर्निटी का सामान खींचा मैंने उसमें. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और ये पूरा का पूरा सामान मैं यहां पे पीछे खींच के लेके आया. डू यू अंडरस्टैंड? जोगेश्वरी में 2 बैग पड़ा है अभी आपके पास. एक जोगेश्वरी का छोटा बैग भी है और एक अंधेरी से चर्च गेट तक का पूरा बड़ा बैग भी लेके आया हूं मैं. यू नो व्हाट आई एम डूइंग हियर? This is basically your D phi and this is basically your P phi, which is the present value of D6 to D eternity. Are you able to understand? Now you tell me, do you understand? ये दोनों बैग को 5 स्टेशन पीछे खींचना पड़ेगा कि नहीं? I want to bring everything to Borivali, no? That is why can you see both of them are getting discounted by 5 years. लैंग्वेज समझ में आ रहा है? बोथ ऑफ देम आर गेटिंग डिस्काउंटेड बाय 5 years. जूम वालों समझ में आ रहा है कि नहीं? समझा कॉन्सेप्ट? तो अब है ना, जब ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है ना, मैं बच्चे लोगों को एक बहुत मस्त नोट मैंने बनाया है.
which gives lot of clarity to everyone. See, listen, I do something like this. Everyone ready? I will mark these 5 numbers as, let's say, 1. I will mark this as 2. I will mark this as 3. Can someone please tell me total कितना आ रहा है ये सब पूरा? करो ना, पीवी का टोटल मारो कितना है? 546. पकड़ दो टाइम बिंग, चलो 546. इसको मैं मार्क करता हूं एज पॉइंट नंबर 4. रेडी एवरीवन? इसको मार्क करता हूं एज पॉइंट नंबर 4. जूम वालो रेडी? एवरीवन क्लियर? एंड देन यू नो व्हाट आई विल से? आई विल से लेट्स सी, जो पॉइंट 1 है ना, 1 देख लो आराम से. 1 में क्या क्या है दिख रहा है? 1 2 3 4 एंड 5 का प्रेजेंट वैल्यू है. आई विल से what I am ready to max pay today for D1 to D5. आराम से सुनो मैंने क्या बोला. मेरे को जो आप D1, D2, D3, D4 और D5 दोगे ना, उसके लिए मैं आज ये टुकड़ा भरने को तैयार हूं. सबके भेजे में जा रहा है? ग्रेट. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? 960 क्या है स्टूडेंट्स? 960 पता है क्या है? व्हाट आई एम रेडी टू मैक्स पे एट एंड ऑफ ईयर 6. आई एम सॉरी, एट एंड ऑफ ईयर 5 फॉर D6 टू D एटर्निटी. मैं शेयर को बोल रहा हूं कि आप मेरे को D1 से D एटर्निटी देने वाले हो ना. D1 से D5 जो आप दोगे ना, उसके लिए मैं आज इतना रुपया भरने को तैयार हूं. फिर D6 से लेके D एटर्निटी जो दोगे ना, उसके लिए मैं 960 भरने को तैयार हूं, लेकिन आज नहीं, 5वें साल के बाद. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आफ्टर 5 years. समझा? तो यू टेल मी नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 498.24. ये 960 का भी पीवी मतलब दिस इज व्हाट आई एम रेडी टू मैक्स पे टुडे फॉर D6 टू D एटर्निटी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3? पॉइंट 2 में मैं बोल रहा हूं डियर शेयर, आप जो मेरे को D6 ऑनवर्ड्स जो भी दोगे ना, उसके लिए मैं 960 भरने को तैयार हूं 5वें साल के एंड में. दैट इज आज 498 भरने को तैयार हूं. कुछ समझ में आ रहा है? आज 498 भरने को तैयार हूं. जा रहा है भेजे में क्या बोल रहा हूं? पॉइंट नंबर 3 क्लियर? एंड देन जो पॉइंट नंबर 4 है ना, 546 जो है, वो क्या है? पॉइंट नंबर 4, what I am ready to max pay today for D1 to D eternity. सब कुछ के लिए गया भेजे में. अभी मुझे बोलो इधर, इधर देखो, इधर ये जो है ना 5 कैश फ्लो, D1, D2, D3, D4, D5, इसके लिए कहना है इसे मैं ये आज भरने को तैयार हूं. फिर D6 से लेके D एटर्निटी के लिए मैं 960 भरने को तैयार हूं एंड ऑफ ईयर 5. लेकिन थोड़ी मुझे एंड ऑफ ईयर, आई विल नॉट टेल द शेयर नो टुडे आई विल पे दिस मच एंड आफ्टर 5 years आई विल पे दिस मच. नो, आई हैव टू गिव वन नंबर टुडे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो टुडे का जो नंबर आया है वो 1 to 5 तक का ही आया है मेरे पास. 6 to एटर्निटी के लिए कितना भरने को तैयार हो? वो 960 है, लेकिन 5th ईयर के एंड में. तो मेरे को क्या करना पड़ा? उसको और पीछे खींचना पड़ा, और वो 498 है. व्हाट इज 498? 498 इज व्हाट आई एम रेडी टू पे टुडे फॉर दिस टुकड़ा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो. सो आई होप यू गॉट इट. दैट ये जो 1 to ये वाला टुकड़ा है, ये वाला, ये 1 to 5 के लिए जो मैं आज भरने को तैयार हूं. 498 6 to एटर्निटी के लिए जो मैं आज भरने को तैयार हूं. टोटल 546 1 to एटर्निटी के लिए जो मैं आज भरने को तैयार हूं. एवरीवन क्लियर? श्योर? डन? ओके, ऑल राइट. सो
वही था अपना पॉइंट 1 2 3 4 आई रिपीटेड अगेन फॉर समवन हु हैड नॉट अंडरस्टूड, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। चलो सो चालू करें, सम करेंगे। रेडी एवरीवन, विल डू सम। ओके सो एक मिनट रुको, सम जब भी करोगे ना वो बात बताओ, यू नो ये जो टेबल आप कर रहे हो, मैं ना जब भी 1 2 3 4 सब कर रहा था तब लोग बोले थे सर समझ गया समझ गया। उनको ये नहीं समझ रहा था कि आई कुडेंट स्टॉप टिल 5th ईयर। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आई कुडेंट स्टॉप टिल 5th ईयर बिकॉज जब तक ग्रोथ रेट हिलम डुलम है तब तक मेरे को हर एक स्टेशन पे जा जाके पीछे खींचना पड़ेगा। हेलो, बट वंस द ग्रोथ रेट बिकम्स कांस्टेंट, कैन आई से देन यू डोंट गो टू एवरी स्टेशन ना, नेट लगा के खत्म करो। हेलो, सो टेल मी, here the G became constant from year 6, no? So we stopped at P5. You are understanding मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर देखना, if G becomes constant from year 6, stop at P5. If in a future question let's say G becomes constant from year 3, tell me where will you stop? P2। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब तुम लोगों का जो कैलकुलेशन रहेगा ना, इधर देखो, ईयर कैश फ्लो DF PV, ईयर में पता है क्या रहेगा? 1 2 2। कुछ समझा? 1 2 2, 1 का D1, 2 पे D2 और वही 2 पे P2 भी रहेगा जो D3 ऑनवर्ड सब पकड़ लिया रहेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जैसे यहां पे कैसे था 1 2 3 4 5 5 था, 5 5। हेलो, नहीं समझा गया? एवरीवन फॉलोइंग? लास्ट का 2 रो का रेट ईयर सेम रहना चाहिए। ऐसा बचकांड एक्सप्लेनेशन मुझे करने का नहीं है, लास्ट में 2 सेम आना चाहिए। अरे ऑफ कोर्स सेम आएगा बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग ना क्या हो रहा है। जब भी आप पीछे खींच रहे हो, इधर देखो, व्हेन यू आर पुलिंग इट बैक, डू यू अंडरस्टैंड दैट एक तो इस साल का कैश फ्लो रहेगा वो 5, और दूसरा 6 टू एटर्निटी भी 5 पे ही गिरेगा ना, तो इसके लिए 5 पे 2 कैश फ्लो दिखेंगे आपको, एक छोटा बैग एक बड़ा बैग। याद है योगेश्वरी वाला? अच्छा ओके students, read this again. If G becomes constant from year 6, stop at P5. From year 3, stop at P2. Now see what I'm doing. If G becomes constant from year 1, then can I say that is first model? Stop at P0. टेबल बना हुआ ही नहीं, समझ में आ रहा है? D1 अपॉन P माइनस G करके खत्म करो। गया भेजे में? ओके चलो, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, मेरे को ना एक डाउट आया था, इधर नहीं आया था, पास्ट में मेरे करियर में आया था। ऐसा कुछ तो मैं रैंडम एग्जांपल देते रहता हूँ, सब लोग देखो ना स्क्रीन पे। एक मिनट, वो क्या पूछते हैं मालूम? सर हाउ कुड यू यूज गॉर्डन्स फॉर्मूला? वाई सर, के कितना है? 14 है। ग्रोथ रेट सर 1 का 15 चला गया है, बरोबर है। गॉर्डन क्या बोला कि के शुड बी ग्रेटर देन जी। सर यार जी इज ग्रेटर देन के, रॉन्ग, चीटिंग। नो 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 नो। हाँ, तो व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज, जब तक ऐसा चल रहा है, जब तक ग्रोथ रेट चेंज हो रहे हैं, you are anyways not using Gordon's formula. Are you all there? When are you using Gordon's formula? When the growth rate is 12%, that growth rate, that constant growth rate which you are putting in Gordon's model, that has to be less than K. Are you able to understand? बाकी का growth rates कुछ भी होने तो फर्क नहीं पड़ता है, समझा? So start. I'll wait. Question number 4. बिंदास करो, आराम से करो। आया कुछ? सो ऋषभ हैज जस्ट पेड आउट 5, ये तुम्हारा D0 है। ऋषभ हैज जस्ट पेड 5, तो 5 becomes D0. The past dividend trend indicates that dividends increase by 10% per annum. The company foresees this growth rate for the next 2 years, after which the dividend will increase by 12% for 3 years and thereafter 12% for 2. So 2 plus 3 5 plus 2 7. I think आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 आना चाहिए। आया ऐसा? 1 2 3 4 5 6 7 7।
After that point, it is expected that dividends will be fixed. Increase. Growth in dividend will fixed at 11%. KE is 17.5. चलो ready? Find the value. So आपको क्या करने का था? Simple था question. You had to do value of equity is equal to PV of D1 plus D2 plus D, or you might just say PV of all future cash inflows. Here cash inflow discounting factor at the rate 17.5, present value 1 2 3 4 5 6 7 7. What is first year? 5.5. Second? Okay. 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 हाँ, सो इस पे अपन ने स्टार मार्क करके P7 इज इक्वल टू D8 अपॉन KE माइनस G किया रहेगा, वेर D8 विल बी D7 प्लस द कांस्टेंट ग्रोथ रेट दैट इज 11%, द होल अपॉन 17.5% माइनस 11%. कितना? 183. चलो 0.75. फिर ये डिस्काउंटिंग 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 डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंटिंग, ये दोनों का सेम रेट रहेगा. हेलो 7 का, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी एज 86 पॉइंट समथिंग समथिंग के आसपास, 86 87 के आसपास आएगा. हाँ चलेगा, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, या राउंडिंग ऑफ डिफरेंस 87 88 के आसपास आ जाएगा, डोंट वरी. ये है ना वन ऑफ द खतरनाक कॉन्सेप्ट है आपका FM इंटर सी का, बट आई होप ये एक्चुअली फाइनल का है, लेकिन इंटर में डाल दिया वो लोग ने. बट ठीक है ना, अभी इतना डिटेल में समझा सुना तो समझा, थोड़ा बहुत आइडिया है, अभी प्रैक्टिस करने का एक बार बस.